चलो शुरू करते हैं। ग्रेड 9 हिस्ट्री का चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म एंड दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में हमने किस चीज के बारे में बात करनी है कि अंग्रेजों के टाइम के दौरान जब तक ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में रहा, उस टाइम के दौरान इंडियन फॉरेस्ट या उसकी लाइफस्टाइल, उस पर कॉलोनियल रूल का क्या असर हुआ, और जो फॉरेस्ट की सोसाइटी थी, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ। ये सबको क्लियर है क्या? बार बार मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं कि अंग्रेज इंडिया में जो आए थे और जहां इतने साल तक वो रूल करके गए, सर्दी में रहने वाले लोग गर्मियों में रहते रहे, किस चीज के लिए? जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ किया, सब कुछ। ठीक है, जिसे शब्दों में बयान करना भी बड़ा मुश्किल है। आप 10th में जाके पढ़ोगे कि जब इंडिया की इंडिपेंडेंस का टाइम आया, ठीक है, 1947 में ही लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वाइसराय बना दिया गया। अब ये देखोगे कि आर्मी पर्सनल पॉलिटिशियन का काम अच्छी तरह से कर सकता है, पर ये हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन हु वाज अ नेवी ऑफिशियल, ठीक है, उससे पूरी तरह से बोलो भी इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ये रूल पारित किया गया दैट लॉर्ड माउंटबेटन was the appropriate person and the only person suitable for the post of viceroy, ठीक है, for the sake of जिसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस। अब इसके पीछे की कहानी बड़ी गंदी है। पीछे कहानी क्या? लॉर्ड माउंटबेटन एंड लेडी माउंटबेटन, उसकी वाइफ, they have some close and extraordinary type of relations with जवाहरलाल नेहरू। अब अंग्रेज जाते जाते हर एक जगह पर ये वाला काम छोड़ के गए हैं, जिस कंट्री को उन्होंने छोड़ा उसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, इंडिया के भी किए गए, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। अगर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया, इसी मकसद से भेजा गया, जो प्लान बनाया गया था इंडिया की पार्टीशन का, उसे प्रैक्टिकल में एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर थे, उनके बीच में और जवाहरलाल नेहरू के बीच में पूरी दरार पैदा कर दी इन्होंने। ठीक है, आप डिटेल में 10th में पढ़ोगे, पर हमने कुल मिला के अब इस चैप्टर में किस चीज के बारे में बात कर रही है? फॉरेस्ट की सोसाइटी पर क्या असर हुआ by the rules and regulation and the policies adopted, conducted and executed by the colonial government। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फॉरेस्ट की। ठीक है, तो मैं आपसे ही ये जानना चाहता हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू यू? फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? यस सर, आप सर बोलो। To live, sir, to survive. Yes. means Sir means to the forest is required for environment. it maintains The house for many animals. So flora fauna. hmm? Flora and fauna. shelter of animals or Health and rain. Sir, it provides us natural resources like good medicines. it provides natural resources like wood For furniture. and herbs etc. लगा दिया कितना मर्जी। Sir, its land is also used for agriculture.
अगर फॉरेस्ट कहाँ से रहा? फॉरेस्ट उसकी लैंड यूज करती है। नो। सर इट विल टेक ओवर ऑफ फार्मर अब बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपका काम, मोटरसाइकिल ठीक है? होम ऑफ many forest societies, ये भी हो सकता है। सेल्फ इन प्रेसिपिटेशन। वो दो बता रहे सर फॉर ट्रायल आल्सो और सर इट मेंटेन वर्क कोई कोई तो मेन यही रहेगा, ठीक है? एंड ये इंपॉर्टेंस रहेगी। सर इट गिव्स मैं रब कर रहा हूं। अब ये तो हमने नॉर्मल बात कर ली कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है, पर अब हम उस समय के बारे में बात करते हैं जब इंडिया में कॉलोनियल रूल था और उन्होंने डिफॉरेस्टेशन कर दी और बुरी तरह से कर दी। जंगलों की कटाई या जंगल को खत्म कर देना, ये कर दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है? क्योंकि उनका रूल था, ठीक है, जंगलों की कटाई की, उसके कारण अपनी जो नीड्स थी उनकी उसे पूरा कर रहे थे। नीड्स क्या थी उनकी? पहली उनकी नीड थी शिप की मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है? दूसरी रेलवे लाइन या रेलवे एस्टैब्लिश करने। इन दोनों चीजों के लिए वुड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है? आप सिंपली समझो कि शिप बनाने में शिप का साइज तो कितना बड़ा होता है और कितनी लकड़ी यूज होती थी, पहली चीज। दूसरी, अगर रेलवे का 1 माइल 1 माइल यानी कि 1.8 किलोमीटर बनाना है तो वहां पर वुडन जो स्लीपर है ये वाले कितने यूज होते थे? करीब 2000 से लेके 2200 तक। और अगर इतनी वुड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। और अंग्रेजों ने बुरी तरह से रेकलेसली बेपरवाह होके डिफॉरेस्टेशन की। हम इसे पॉइंट्स में पढ़ते हैं अच्छी तरह से। पहला उन्होंने रीजन रखा किस कारण ये डिफॉरेस्टेशन की? लैंड फॉर इंप्रूवमेंट। वो तो खैर इंप्रूवमेंट ही बोलेगी पर रियलिटी ये नहीं है। सर वो इंग्लैंड में भी डिफॉरेस्टेशन करते थे किसी इंग्लैंड तो आज के पंजाब से भी छोटा है। सर नहीं फिर भी सर मतलब अपने जगह के मैं वही बता रहा हूं ना, जो इंग्लैंड का साइज है प्रेजेंट पंजाब से भी छोटा है, ठीक है? वहां पॉपुलेशन उस कंपैरेटिव एरिया के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा वहां फॉरेस्ट बचे नहीं थे या थे बहुत कम थे, ठीक है? और उन्होंने अपनी जो नीड्स हैं वहां उन सारी जगहों से पूरी की जहां पर उनकी कॉलोनियां थी। जैसे इंडिया में कॉलोनी थी। इंडिया वाज कॉल्ड द ब्राइटेस्ट जेम इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? इंडिया को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा वो पैसा कमा रहे थे। तो इंप्रूवमेंट के नाम पर क्या कर रही थी? पहला, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, फूड फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब उन्हें फूड कहां से प्रोवाइड किया जाएगा? फॉरेस्ट को कट कर देना, खत्म कर देना और उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए यूज करना ताकि और ज्यादा क्वांटिटी में फूड की प्रोडक्शन हो सके। तो एक कारण
ये रहा, ठीक है, लैंड ऑफ इंप्रूवमेंट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और यहां पर सिर्फ फूड की बात नहीं, दे आर इंटरेस्टेड फॉर कमर्शियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, जूट, ठीक है, एंड So wheat and cotton. wheat and cotton, इनकी प्रोडक्शन भी चाहिए। यहां दोनों चीज हो रही है, फूड के लिए भी प्रोडक्शन करवाई जा रही है और किस चीज के लिए प्रोडक्शन करवाई जा रही है, जो नॉन फूड क्रॉप्स है जैसे जूट हो गया या शुगर केन हो गया। For industries. कमर्शियल क्रॉप्स वही है जिनकी प्रोडक्शन की जाती है टू सेल इन द मार्केट ओनली। ये भी रहा। तीसरा, वुड वाज रिक्वायर्ड फॉर शिप बिल्डिंग and railways, वहां भी वुड चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरह से लैंड को इंप्रूव करने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग की गई। और यहां पर एक चीज नहीं दी गई, ठीक है, वो अलग से पॉइंट बन सकता है, टू कंट्रोल ओवर द nomadic ट्राइब्स। जो नोमैडिक ट्राइब्स थे, ठीक है, वो एक जगह पर परमानेंट नहीं रहते थे। अब किसी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो पॉपुलेशन एक जगह पर सेटल रहनी चाहिए। पर जो नोमैडिक थे, ठीक है, जहाँ जो फॉरेस्ट में रहने वाले थे, उन पर ब्रिटिश रूल का कंट्रोल प्रॉपर नहीं था, ठीक है। तो पहला पॉइंट डिफॉरेस्टेशन का यही रहा कि लैंड को इंप्रूवमेंट करने के लिए डिफॉरेस्टेशन अंग्रेजों के द्वारा की गई। पर चलो पर वाली बात में बात बताता हूं। सेकंड पॉइंट, setting of plantation farming। इंडिया के लोग चाय नहीं पीते, ठीक है, अंग्रेजों ने ही टी गार्डन्स इंडिया में एस्टैब्लिश किए, ठीक है। कॉफी पीते नहीं जी, सर सबसे पहले टी मतलब किसने पानी इन्वेंट की थी? बताता हूँ मैं। पानी उबाल के पीते थे या उसमें हल्द पा के पीते थे। हाँ जी, दूध में हल्दी भी डालते हैं, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजों ने फॉरेस्ट को खत्म करवाया। वो इंटरेस्टेड थे यहाँ पर कमर्शियल फार्मिंग या प्लांटेशन लगाने के लिए। प्लांटेशन क्या होता है, जिस तरह से किसी फैक्ट्री में मशीन एक बार इंस्टॉल कर दी जाए और वो प्रोडक्शन करती रहती है बार बार। जैसे ये वाला मार्कर है, इसकी जो मशीन अगर एक बार लगा दी जाए तो मशीन बहुत सारे मार्कर्स को प्रोड्यूस करती जाएगी, ठीक है। तो प्लांटेशन में क्या था, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, मेनली
और ये वाले प्लांट्स है ना, ये अंग्रेज लोग चोरी करके लेके आए थे चाइना से, ठीक है। हाँ जी, इसमें उनकी पूरी मतलब ये जो स्पेशल आर्मी के यूनिट्स होते हैं ना, कमांडो पहले लगाए हैं, वो इसके प्लांट्स चोरी करके लेके आए थे, ठीक है। हाँ जी, चाइना से। चाइना को कर पाए थे, चाइना को नहीं कैप्चर कर पाए थे, तो चाइना वाला पड़ा नहीं, चाइना वो की पड़ा। पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी। अरे चाइना में तो इन्होंने अफीम बेच बेच के फट्टे जक दिए, पता नहीं। सर नहीं पता। चलो आप सर्च कर देना, द ओपियम वास 1837, ये कर लेना गूगल पे सर्च, आपको अच्छी तरह से पता लगेगा। वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अंग्रेज लोग इंडिया में टी, रबर एक्सेट्रा इनके बाग लगाना चाहते थे, ऑर्चर्ड लगाना चाहते थे, ठीक है। अब ये बाग तभी लगेंगे, ये ऑर्चर्ड तभी लगेंगे जब जो नेचुरल फॉरेस्ट्री है वो खत्म हो जाए और वहां पर जो है कमर्शियल या साइंटिफिक टाइप की जो है प्लांट्स लगे जो उन्हें इकोनॉमिकली प्रॉफिट देते ही रहे। अब अंग्रेजों का हर तरफ से फायदा हो रहा था, फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो उन्हें वोट मिलेगी, फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो ट्राइबल सोसाइटी पर कंट्रोल रहेगा, ठीक है। फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो टी, रबर टाइप की जो प्लांटेशन जो फार्मिंग है वो प्रैक्टिस हो पाएगी। फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो उनकी शिप इंडस्ट्री को फेवर मिलेगा। फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो रेलवे लाइन बिछाई जा सकती है। रेलवे लाइन का एक्चुअली उन्होंने ऐसा नहीं कि इंडिया का फायदा करने के लिए जो रेलवे सिस्टम इंडिया में एस्टेब्लिश किया, ये नहीं था। तो वो उनका मकसद ये था कि जो यहाँ से जो रॉ मटेरियल लेके जाते थे, देखो मान लो भी कुछ जगह पर्टिकुलर एक्सवाइजेड जगह, वहां से रॉ मटेरियल लेके जाना है, लेके इंग्लैंड में जाना है। पहले वो रेलवे का यूज करते, रेलवे की मदद से वो शिपयार्ड पर लेके जाते, ठीक है। वहां से शिपों में लोड करके फिर वो शिप चला जाता इंग्लैंड में, वहां से मैन्युफैक्चरिंग होती, चीज को बाय शिप बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में फिर लाया जाता, फिर रेलवे को यूज करते इंडिया के सारे हिस्सों में उसे सेल कर दिया जाता। तो अपने ही मकसद के लिए उन्होंने फॉरेस्ट काटे। कहने को हमें ऐसा ही लगता है कि लैंड इंप्रूवमेंट या प्लांटेशन जो एग फार्मिंग उन्होंने प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट काटे। पर कुल मिला के हर एक चीज का एक ही आंसर आएगा, उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है, क्योंकि इनके प्रॉफिट काफी किस्म के थे ना, उन्हें वुड भी मिल रही थी, ये शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करनी थी, वो शिप भी फॉरेस्ट काटने से बन रहा था। रेलवे का ट्रैक बिछाना है तब भी फॉरेस्ट काटा जाएगा। अब रेलवे का ट्रैक बिछाना है, पहली बात वहां वुडन स्लीपर्स चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, यहां से रेलवे ट्रैक में क्रॉस होना है तो वो वाला जंगल भी साफ ही किया जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पेड़ों के ऊपर से या धरती के नीचे से रेलवे निकलेगी, तो वो एरिया को साफ करेगी, ठीक है। तो जो नेचुरल ब्यूटी थी इंडिया की, इन्होंने छीन ली या चूस ली अंग्रेजों ने, ठीक है। ये कारण रहे हैं अंग्रेजों ने अपने मकसद के लिए जो है इंडियन फॉरेस्ट का अंधाधुंध उसका शिकार किया, जैसे दूसरे शब्दों में बोला जाएगा। तो अब ये क्या हुआ, इस रेकलेस डिफॉरेस्टेशन के कारण इंडिया का जो इको जो सिस्टम है ना, बैलेंस बिगड़ने लग गया। बड़े अधिकारियों को यह चीज फील हो रही थी कि अगर इसी तरह ही अंधाधुंध कटिंग होती रहेगी ट्रीज की, फॉरेस्ट की, तो एक दिन इंडिया से फॉरेस्ट पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएगी। क्योंकि तब कोई सिस्टम तो था नहीं कि कोई कानून हो, कोई सिस्टम हो, कोई मेथड हो कि इंडियन फॉरेस्ट को किस तरह से अच्छी तरह से यूज करना है और नए प्लांट्स भी लगाने हैं। इनका प्रॉफिट उन्हें ऐसे लगने लगा था कि अभी जो प्रॉफिट आ रहा है वो अभी रहेगा, और इसे परमानेंट करने के लिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी। तो करते कराते इन्होंने एक बंदा हायर किया, ये नाम नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, मिस्टर डाइटरिच प्रेंटिस।
ठीक है, he was German basically and he was forest expert. ठीक है, and he was appointed here in India by the British government as Inspector General of Indian Forest. तो मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस को इंडिया में अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट. बेसिकली दिस फॉरेस्ट एक्सपर्ट वाज फ्रॉम जर्मनी. ठीक है, इसने आके इंडिया की जो फॉरेस्ट है यहाँ पर रैकलेस जिसे बोला जाए, अंधाधुंध या बेपरवाह फॉरेस्ट या ट्रीज की कटिंग हो रही थी, उस पर एक शोध की या रूल्स अप्लाई किए ताकि इंडिया के फॉरेस्ट कटे भी. देखो पहले तो ऐसा सीन हो रहा था ना कि फॉरेस्ट को ज्यादा काटने के कारण सारा बैलेंस बिगड़ रहा था. अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि अगर हमने इस स्थिति को नहीं संभाला तो आगे आने वाले समय में हम इंडियन फॉरेस्ट से और ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे. अब ये प्रॉफिट जो है परमानेंट रह जाए तो उन्होंने इस पर्सन को हायर किया, मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस को. तो ये इंडिया में जब आए, ये आए करीब करीब 1862 में मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस जो आए. ठीक है, अब मैं ये वाला पोर्शन डिलीट कर रहा हूं, रब कर रहा हूं. अब हम जो न्यू टॉपिक करेंगे जिसकी मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहां पे दे दी है मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस वाली. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जिसमें ये चीज पार्ट कवर रहेगा. इट इज द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, या दूसरे शब्दों में कमर्शियल फॉरेस्ट्री को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी बोला जाएगा. तो करते हैं बात, पहले मैं रब कर दूं. तो टॉपिक है द राइज ऑफ कमर्शियल या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. ठीक है, हम बात कर रहे थे Mr. Dietrich Brandis, the forest expert from Germany, he was invited to India to manage the Indian forests. ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो फॉरेस्ट की कटिंग हो रही थी, एक ऐसा लगने लग गया था ऑफिशियल्स को कि अब इंडिया में से फॉरेस्ट टोटली डिसअपीयर हो जाएंगी और आने वाले टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन फॉरेस्ट से कोई प्रॉफिट नहीं ले पाएगी, कोई अर्निंग नहीं ले पाएगी. तो यही चीज कमाई करने के लिए बुलाया गया मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस को. तो मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस जो करीब करीब 1862 में इंडिया में आए एंड ही वाज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ इंडियन फॉरेस्ट. तो इसने सबसे पहला काम क्या किया, ही सेट अप इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1864 में कर दिया. एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया कि वो इंडिया के फॉरेस्ट को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा. देन आफ्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस्टर डाइट्रिच ब्रैंडिस जो है फर्स्ट
Act was enacted in 1865। तो इंडिया में पहली बार जो फॉरेस्ट पर कानून बनाए गए वो बनाए गए 1865 में। उसके बाद अमेंडेड in 1878 and 1927। ठीक है, 27 ना। तो ये जो कानून बनाए थे इंडियन फॉरेस्ट के अकॉर्डिंगली के लिए वो बनाए गए थे 1865 में सबसे पहली बार। उनमें जो शोध की गई, इंप्रूवमेंट की गई या चेंज की गई वो की गई 1878 में और 1927 में। 1878 में जो चेंज की गई उसमें क्या किया गया, इंडिया के फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरी कैटेगरी जो बनाएगी was the village forests। ठीक है, जो विलेजेस के लिए यूज कर सकते हैं, मैं डिटेल में फिर बताऊंगा। हाँ, थोड़ा सा इस तरह कि विलेजेस जो उस एरिया में रहने वाले ट्राइबल सोसाइटी थी, they were allowed to enter in this forest। अब इसका असर क्या हुआ? सबसे पहले जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है ये सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइप के फॉरेस्ट होते थे, जहां पर कटिंग का काम रूटीन में चल रहा था और ब्रिटिशर्स को इससे प्रॉफिट हो रहा था। यहां पर ब्रिटिशर्स के जाने के बिना जो लोकल विलेजर्स थे या ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उन्हें अगर कोई रहता था पहली बार जो भी फॉरेस्ट में रहता था उन्हें मार निकाल दिया गया, सबको यहां से निकल जाओ। जिनका लाइफस्टाइल ही फॉरेस्ट में रहना है उनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हम जैसे सिटी में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, हमें निकाल दिया गया भी आप लोग अब आज रूल बन गया जी आप लोग यहाँ नहीं रहोगे, आज के बाद आप जंगलों में रहा करोगे। तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया ना। हमें तो आदत पड़ी हुई है कि बढ़िया एसी में बैठना, गेम वेम खेलनी, 1-2 घंटे की क्लास लगानी, ऑनलाइन क्लास लगानी, ठीक है, ऐसे ही है ना। एकदम से रूल बन गया तो लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। पहली बात, रिजर्व फॉरेस्ट को सबसे बेस्ट क्वालिटी का फॉरेस्ट माना गया क्योंकि यहां से उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा था। अगर इन केस के किसी भी फॉरेस्ट में जैसे वुड या लकड़ियों की कमी थी या ट्रीज की कमी हो गई, उन्हें प्रोटेक्टेड में डाल देते हैं कैटेगरी में। कुछ टाइम में वहां कटिंग शटिंग का काम बंद कर देते और ट्रीज को या फिर वुड को टाइम देते ताकि वो ग्रो कर जाए, उसके बाद हम फिर से काटेंगे। ठीक है, तीसरी कैटेगरी रखेगी विलेज फॉरेस्ट की। यहां पर जो है विलेजर जो है जाने की उन्हें अनुमति थी इस कैटेगरी में। ठीक है, अगर ट्राइबल सोसाइटी जो थी, अगर उन्होंने अपने जानवरों को वहां पर चराने के लिए लेके जाना तो यहाँ लेके जा सकते थे, बट विद द टर्म्स एंड कंडीशन, सरकार की तरफ से वहां परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम यहां पर इसे एंड करते हैं इस सेशन का कि डाइट्रिक ब्रैंडिस के जो अमेंडेड फॉरेस्ट एक्ट 1878 वाला, उसने किस तरह से और कौन-कौन से टाइप के फॉरेस्ट में इंडियन फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया था और उन्हें किस तरह से यूटिलाइज करता था। ठीक है, और मैं सिंपली बोलूंगा मिस्टर डाइट्रिक ब्रैंडिस वाज अ ग्रेट पर्सन। इसने बहुत सारे न्यू जो है स्पीशीज की खोज की और उनका नाम भी, कई स्पीशीज का नाम भी, कई पेड़ पौधों का नाम भी मिस्टर डाइट्रिक ब्रैंडिस के नाम पर रखा गया। ठीक है, छोटे बच्चों को जब जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा, छोटे बच्चों को अगर गला खराब हो जाए, छाती जाम हो जाए, उन्हें ब्रांडी दी जाती है।
चलिए ठीक है, वो मिस्टर डायोटिन ब्रैंडिस के नाम पर ही दी गई है। चलो उसका सरनेम ब्रांड हाँ जी, यस, क्या यानी ठीक है ना। जैसे महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर बसाया तो क्या नाम बन गया, गंगानगर। बीकानेर के राजा थे महाराजा गंगा सिंह, तो उन्होंने एक सिटी का निर्माण किया गंगानगर, ठीक है, उनके नाम पर ही हो गया। इस तरह से डायोटिन ब्रैंडिस ने काफी जो डिस्कवरीज की थी उस पर उनका नाम ही पड़ गया। अब सबसे बड़ी एग्जांपल मैंने ब्रांडी वाली दे दिया, ठीक है, थैंक यू।